हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा। मतलब आपको यहां पर ना तो कोई कूपन कोड लगाना है, ना कोई सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि हमारा वन शॉट रिवीजन होने वाला है। क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 आंकड़ों का प्रक्रमण, पूरे चैप्टर को एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। बुक का नाम है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य। तो उसके अंतर्गत हम ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसको आज हम कंप्लीट देखने वाले हैं। तो आपने देखा था कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम क्या बातें कर चुके थे। हमारी बातें हो चुकी थी आंकड़ों के संगठन को लेकर और आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को लेकर। इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि डाटा जो है, जो आंकड़े वो हैं, वो बोधगम्य मतलब की जानकार बन जाते हैं। उनसे जानकारी निकलना स्टार्ट हो जाती है, इंफॉर्मेटिव हो जाते हैं वो डेटा, तो उनसे फिर हम जानकारी ले पाते हैं। हमने पढ़ा हुआ था पिछले चैप्टर में, आपने देखा होगा कि जब हम आंकड़ों का स्रोत और संगठन ये सब सारी बातें कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि भाई हम कैसे उनका संग्रह कर रहे, कैसे कलेक्शन हो पा रहा था, इनकी मेथड पर बात करी थी। फिर जब ये इकट्ठा कर लेंगे तो जब आपने एक डेटा इकट्ठा लिया है उसको हम कच्चा डेटा कह रहे थे, रॉ मटेरियल या रॉ डेटा कहला रहा था, उसको हमें रिफाइन करना पड़ा था, परिष्कृत करना पड़ रहा था। डेटा को हम परिष्कृत करते थे, डेटा को हम रिफाइन करते थे, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते थे। फिर उस रिफाइंड डेटा हमारे लिए क्या होता था, इंफॉर्मेटिव हो जाता था, उससे कई सारी जानकारी हमको मिलती थी। साथ ही साथ ये भी पता चलता था कि डेटा को हमने जमाया कैसा है, डेटा को हमने रखा कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से जमाया है, टेबल फॉर्म में, ग्राफ में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इससे क्या हो रहा था, डेटा को समझना आसान हो जाता था। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेज पर जो हम आ गए हैं, जिसको आप आंकड़ों का प्रक्रमण कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग कहलाती है, ये अब सरल हो जाती है, क्योंकि आपको डेटा रिफाइंड मिल जाएगा, सेग्रीगेटेड मिल जाएगा, क्लास वाइज बटा हुआ मिल जाएगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया जाता है। कई प्रकार की विधियां हैं जिससे आप आंकड़ों का एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए उपयोग कर सकते हैं। ये 3 मेथड हैं जिनका हम खास तौर से उपयोग करने वाले हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंतर्गत आप 3-4 चीजें देखेंगे। मीन, मोड, मीडियन है ना, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में आपको यहां पर देखना होगा। प्रकीर्ण की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में देखेंगे। और संबंध की माप, मेजर ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे, जिसमें हम को रिलेशन से संबंध के बारे में बात करेंगे। ये 3 मेथड हैं जो बहुत उपयोगी हैं, यही तीनों हमें चैप्टर के अंदर पढ़नी है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पर्यवेक्षणों है ना, पर्यवेक्षणों मतलब ऑब्जर्वेशंस के समूह का आदर्श प्रतिनिधिकारी मूल्य प्रस्तुत करते हैं। ये क्या करते हैं, आइडियल वैल्यू पेश करते हैं। वहीं प्रकीर्ण के माप आंकड़ों की आंतरिक विषमताओं को बताते हैं, जो इंटरनल जो चीजें गड़बड़ होती हैं या विषम होती हैं, डिफरेंशिएशन होता है उनमें, उनको बताते हैं। और अक्सर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के जो अक्सर क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के संदर्भ में होता है। दूसरी ओर संबंध की माप 2 या 2 से अधिक घटनाओं, जैसे वर्षा और बाढ़ का संबंध, वर्षा और उत्पादन का संबंध, मूल्य और मांग का संबंध, तो एक दूसरे पर ये निर्भरता बताते हुए दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। इस कारण से इसको कोरिलेशन कहते हैं, सहसंबंध के नाम से भी जानते हैं। तो हम इनको भी हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, तो हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मीडियन और मोड के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम इनको कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं, कौन ज्यादा उपयोगी है, कौन ज्यादा सरल है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, सब पर हम ये बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे प्रकीर्ण के माप, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, साथ ही साथ मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन, मतलब किस तरीके से उसकी विधियां हैं, क्या क्या तरीके से हम उसको माप सकते हैं। ये कोटि सहबंध और सहबंध की दिशा है ना। कोटि सहबंध मतलब यहां पर हम सहबंध मतलब को रिलेशनशिप आ जाएगा उसमें। कोटि सहबंध मतलब आपको डेटा में सबकी अपनी एक कोटि मतलब एक रैंक आपको देनी पड़ेगी। फिर सहबंध की दिशा, डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन, मतलब नेगेटिव है, पॉजिटिव है, धनात्मक, ऋणात्मक, कैसा कोरिलेशन है, ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। सहबंध की गहनता, डिग्री ऑफ कोरिलेशनशिप की कितना कैसा क्या है, ये सारी बातें हम देखेंगे। और साथ ही साथ सहबंध की गणना करने की विधियां क्या होंगी, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशंस क्या होंगी, गणना करने की विधियां, उनको हम यहां जानेंगे। अब बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो सकते हैं, इनकी हम बात करेंगे। मापनीय विशेषताएं, जैसे आप वर्षा को माप सकते हैं, ऊंचाई को माप सकते हैं, जनसंख्या का घनत्व माप सकते हैं, उपलब्धियों के स्तर को माप सकते हैं, आयु वर्ग की विभिन्नताएं, ये सब आप माप सकते हैं। ये मापनीय विशेषताएं हैं, इन सबको आप माप सकते हैं। हमें उनको समझना है कि भाई हम कैसे मापें, एवरेज क्या है, किसके आसपास ज्यादा केंद्रित हैं,
किस आयु वर्ग के लोग ज्यादा हैं, औसत आयु वर्ग क्या हो सकती है, इसका माध्य क्या हो सकता है, कौन सी आयु वर्ग या कौन सी ऊंचाई ज्यादा रिपीट हो रही है, ये सब हमें जानना है। तो हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक की तरफ जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कदाचित एक मूल्य या मान की आवश्यकता होगी जो पर्यवेक्षणों के समूह का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करे। मतलब हमें एक वैल्यू चाहिए होगी जो जितने भी हमने ऑब्जर्वेशन करे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हो। मतलब टेबल के या डेटा के बाकी के मान उस वैल्यू के आसपास हो, बहुत दूर ना हो, उसके आसपास हो, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन अच्छा कर रही है। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक। यह एकल मान सामान्यतः वितरण के किसी छोर पर नहीं होता, मतलब वितरण की स्टार्टिंग में नहीं होगा, एंड में नहीं होगा, सामान्य तौर पर आपको वितरण के केंद्र में देखने को मिलेगा। इसलिए इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के नाम से जानते हैं। वितरण का केंद्र ज्ञात करने वाली सांख्यिकीय विधियों को क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के नाम से जान लेते हैं। चूंकि वितरण का केंद्र ही तो हम पता कर रहे हैं, इस कारण से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कर दिया। केंद्रीय प्रवृत्ति की द्योतक संख्या सारे आंकड़ों के समूह के प्रतिनिधि सारे आंकड़ों के समूह की प्रतिनिधि संख्या होती है। मतलब ये सारे आंकड़ों की को रिप्रेजेंट करती है और उसके आसपास ही सारे आंकड़े आप देख पाएंगे, क्योंकि उस बिंदु की प्रतीक होती है जिसके निकट इकाइयों के समूहन की प्रवृत्ति होती है। मतलब उसी के आसपास आप ज्यादा पाएंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को सांख्यिकीय औसत के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, स्टैटिकल एवरेज के नाम से भी जानते हैं, सांख्यिकीय औसत के नाम से भी ये जाना जाता है। स्टैटिकल एवरेज है ना। केंद्रीय प्रवृत्ति के कई माप हैं जिनमें माध्य, माध्यिका और बहुलक सबसे महत्वपूर्ण है और इनकी हमें गणना करनी है। माध्य क्या होगा, तो माध्य को आप क्या कहेंगे, तो माध्य को आप कह सकते हैं साधारण औसत, है ना। माध्य को आप क्या कह सकते हैं, माध्य जो है इसको आप सिंपल तरीके से, इसको बताने का जो चिन्ह होता है वो हम बताते हैं ऐसे, है ना। कैसे बताते हैं, एक्स बार से। इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं साधारण औसत। क्या कह सकते हैं, साधारण औसत। साधारण औसत क्या है, आपको क्लास में 10 लोगों का डेटा दिया गया है तो आपने उन 10 का डेटा जोड़ा और डिवाइड बाय 10 कर दिया, जो भी चीज आई वो क्या हो जाती है, औसत हो जाती है। माध्य भी कुछ वैसा ही है कि आप क्या करें, जो भी चर दिए गए हैं उनको आप क्या करें कि जोड़ लें और उनमें जितने पद दिए गए हैं उनका भाग दे दें, तो आपको जो माध्य निकल कर आएगा वो औसत ही होगा एक तरीके से। अब ये माध्य आप कैसे निकाल सकते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अलग तरीके से निकालेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अलग तरीके से निकालेंगे, इनकी विधियां अलग होंगी। विधियां कैसी होंगी, इन दोनों जगह अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों में जब आपको जो निकालना है तो दोनों जगह विधियां कैसे मिलेंगी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों की बात आप यहां पर करने वाले हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से आप विधियों को देखने वाले। चलिए अपन शॉर्ट नोट्स में भी लिखते चलते हैं यहां पर कि हम यहां पर माध्य के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, माध्य के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हम एक्स बार से खास तौर पर अगर हम देखें तो इसको कैसे एक्स बार से डिनोट करते हैं। अगर अब आप माध्य की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, माध्य को हमने कहा हुआ है साधारण औसत। क्या कहा हुआ है, साधारण औसत। क्या कहलाता है, साधारण औसत। क्या होता है साधारण औसत, जितनी भी डेटा दिया गया है उन सभी का योग डिवाइड बाय जो जितने पद दिए गए हैं, n नंबर ऑफ पद दिए गए हैं, उनकी हम वैल्यू दे देंगे तो वो हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम दो अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं। माध्य कैसे निकाल रहे हैं, दो अलग अलग डेटा आपको यहां पर दिए गए हैं। कैसे दो अलग अलग डेटा दिए गए हैं, एक को कहा गया है वर्गीकृत और एक को कहा गया है अवर्गीकृत, है ना। आंकड़े वर्गीकृत और अवर्गीकृत बताए गए हैं। अभी क्या होंगे, वर्गीकृत क्या होंगे, अवर्गीकृत क्या होंगे, हम सब पर एक एक करके चर्चा कर लेंगे कि वर्गीकृत आंकड़े का मतलब क्या है, अवर्गीकृत आंकड़े का मतलब क्या है, तो हम एक एक पर सब पर चर्चा कर लेंगे। अब वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों को कैसे हम निकालेंगे, यहां पर कैसे हम पता करेंगे यहां का माध्य, तो यहां का माध्य निकालने की दोनों जगह दो दो प्रकार की विधियां आपको देखने को मिलेंगी। एक तो होगी प्रत्यक्ष विधि, एक तो होगी प्रत्यक्ष विधि, एक होगी अप्रत्यक्ष विधि। यहां पर भी आप देखेंगे एक होगी प्रत्यक्ष और एक होगी अप्रत्यक्ष। ये विधियां आपको देखने को मिलेंगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों को आप यहां पर देख पाएंगे, इनकी सहायता से ही अपन इनको ज्ञात कर पाएंगे।
और प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या हो जाता है? तो प्रत्यक्ष विधि किसके लिए हम बात कर रहे हैं? यहां पर अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष विधि की चर्चा यहां पर चल रही है ना? किसके लिए? अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष विधि की चर्चा चल रही है। अवर्गीकृत आंकड़ों से प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य की गणना करने के लिए पर्यवेक्षणों के सभी मूल्यों को जोड़ देते हैं, जो भी घटनाएं हुई, जो भी वैल्यू आई है, और पदों की कुल संख्या से भाग देते हैं। मतलब अगर आपको यहां पर सिग्मा एफ डिवाइड बाई एन कर दूं या सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन कर दूं तो गलत नहीं होगा, ऐसे हम यहां पर इसका पद निकाल लेते हैं। इस प्रकार माध्य की गणना निम्नांकित सूत्र से आप कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं यहां पर? तो ये गणना हो जाती है सिग्मा एक्स अपॉन एन हो जाती है। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं यहां पर कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं, और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए क्या देख रहे हैं? यहां पर प्रत्यक्ष विधि देख रहे हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष विधि की चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होने वाला है यहां पर? तो इसका फॉर्मूला होने वाला है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। ये क्या होगा यहां पर? ये इसका फॉर्मूला होने वाला है, जिसका हम यहां पर अवर्गीकृत आंकड़ों में उपयोग करने वाले हैं। क्लियर बात? अब यहां पर एक्स बार का मतलब माध्य है, सिग्मा का मतलब योग हो जाता है, एक्स का जो भी वैल्यू दी गई है वो है, एन का मतलब पदों की संख्या है, सिग्मा एक्स मतलब टोटल जोड़ हो जाता है। अब उदाहरण देकर हम समझने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में मालवा पठार के विभिन्न जिलों में तालिका दी गई है, उसके आधार पर क्षेत्र की माध्य वर्षा की गणना करनी है। आपको यहां पर प्रत्यक्ष विधि, पहले हम सिर्फ इसका काम देखेंगे प्रत्यक्ष विधि के लिए। अप्रत्यक्ष में हम विचलन का उपयोग करते हैं, अप्रत्यक्ष को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। प्रत्यक्ष विधि में आप देख पा रहे हैं यहां पर x की वैल्यू दी गई है क्या? 979 1083 833 896 891 825 977 है ना? तो ये वैल्यू आपको दी गई है, अलग अलग जिलों की दी गई है, इंदौर, देवास, धार, रतलाम और क्या उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर। तो अब आपको क्या करना है यहां पर? फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स मतलब जो भी एक्स के ये पद दिए गए हैं इनको जोड़ कर दो, तो इनकी क्या वैल्यू आ गई? सिग्मा एक्स की वैल्यू आ गई 6484। क्या आ गई? 6484। और n क्या है? तो n नंबर ऑफ, आपको चीजें बतानी है कि n नंबर कितने हैं आपके यहां पर? एक, ये n है, 1 2 3 4 है ना? ये 4 हो गए यहां पर। इसके बाद 5 6 7, इसका डिवाइड कर देंगे अपन 7 से डिवाइड कर देंगे, और जो वैल्यू आनी होगी है ना, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी यहां पर? इसका x बार हो जाएगी ना। ये हो गया 6484। हमने क्या कर दिया यहां पर? 6484 है ना, 6484 यहां पर हमने डाल दिया, डिवाइड बाय 7 कर दिया, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? 926.29। क्या हो जाएगी? 926.29। ये वैल्यू आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। क्लियर बात? ये वैल्यू को आप यहां पर देख पाएंगे। तो ये डायरेक्ट वाली बात आपको समझ में आ गई। माध्य की गणना से समझ सकते हैं कि वर्षा के अपरिष्कृत आंकड़ों का सीधा योग कर लेंगे तथा उस योग के में कुल पदों की संख्या का भाग दे देंगे, और जो भी चीज आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? जो भी चीज आएगी वो क्या हो जाएगी? उसको आप माध्य कह देंगे। इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि इसको कहा जाता है। अब प्रत्यक्ष में क्या करते हैं? प्रक्षेपणों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो सामान्यतः हम क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से निकालते हैं यहां पर माध्य को। इसमें हम एक स्थिरांक मान लेंगे, एक स्थिरांक को सभी मूल्यों से घटाने पर प्रक्षेपण की संख्या कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे आप तालिका में देखेंगे 800 से 1000 मिलीमीटर तक आपको वर्षा के मान यहां पर दिए गए हैं। तो यहां पर हम क्या मानेंगे? कल्पित मान मान लेंगे, कल्पित मान मान लेंगे। और इस मेथड को क्या कहते हैं? कूट पद्धति कहलाती है। मेथड क्या कहलाती है? कूट पद्धति कहलाती है। इस पश्चात घटाए हुए मूल्यों के आधार पर माध्य की गणना कर ली जाती है, जैसा आपको तालिका के स्तंभ 3 में दिखाया गया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा बार बराबर a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन हो जाएगा। यहां पर क्या लिख देंगे? यहां पर अप्रत्यक्ष विधि के लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा बार बराबर a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ये अप्रत्यक्ष विधि के लिए फॉर्मूला आपका यहां पर हो जाएगा। किसके लिए? अप्रत्यक्ष विधि के लिए फॉर्मूला लिखते चलना, अपन साथ में लिखते चलेंगे। अब हम देख लेते हैं क्या है ये d क्या है। तो d का मतलब यहां पर विचलन से हो जाता है। ये टेबल हम देख लेते हैं। यहां पर जो d की बात की गई है ये विचलन निकालना है। तो हमने क्या किया? यहां पर एक वैल्यू ले ली 800, एक रैंडम कल्पित मान आपको मानना है कि जिससे अंक छोटा हो जाए। तो हमने d की वैल्यू ले ली 800। अब यहां पर x में से 800 घटाते जाएंगे तो यहां पर 91 आ गया, 25 आ गया। वैल्यू क्या हो गई? यहां पर छोटी होती चली जाती है। जैसे ही छोटी होती चली जाती है, आप यहां पर भी देख पा रहे हैं, हमने सब घटा दिए यहां से, तो यहां पर वैल्यू छोटी हो गई। छोटी हो गई तो इसका हमें सिग्मा डी निकाल लेना है। तो इसका सिग्मा डी कितना हो जाएगा? सिग्मा डी हो जाएगा 884 a प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन। यही है ना हमारी। सिग्मा डी कितना हो गया आपका? 884। a कितना हो गया था आपका? 800, और डिवाइडेड बाय कितने हो गए? 7।
डिवाइड बाय कितने हो गए 7। तो आप यहां से वैल्यू कितनी निकाल पा रहे हैं, यहां से वैल्यू कितनी निकाल पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो ए क्या है, घटाया हुआ स्थिरांक, जो क्या है हमने क्या घटाया था 800 घटाया था। फिर सिग्मा डी की वैल्यू कितनी आ गई 884 आ जाती है, और एन क्या है, जो भी प्रक्षेपण की संख्या है वो यहां पर हो जाती है, वो हमने यहां पर डाल ली। वैल्यू पुट करी 800 प्लस 800, ये देखो आप ये वैल्यू पर ने पुट करी, वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 926.29 mm, ये वैल्यू आपको यहां पर मिल जाती है। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेथड से हमने ज्ञात कर लिया है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि चाहे किसी भी विधि से माध्य आप निकालते हैं, दोनों में आपको क्या होगा, माध्य हमेशा दोनों में आपको बराबर मिलेगा। अब वर्गीकृत आंकड़ों से आपको माध्य की गणना करनी है। अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमारी ये वाली बात यहां पर खत्म हो गई। कौन सी वाली बात हो गई, अवर्गीकृत आंकड़ों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि को हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया है ना। अवर्गीकृत आंकड़ों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि को हमने यहां पर कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो अब वर्गीकृत का मतलब क्या होगा कि जिसको क्लासिफाई कर ले। वर्गीकृत आंकड़ों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों के माध्यम से आप माध्य की गणना करेंगे। प्रत्यक्ष विधि क्या हो जाएगी, तो इसमें जब आवृत्ति वितरण के रूप में आपको आंकड़े कैसे दिए गए हैं, जब आवृत्ति वितरण के रूप में आंकड़े वर्गीकृत हों तो उसमें एकाकी मूल्य अपनी पहचान खो देता है। मतलब फिर सिंगल वैल्यू की कोई कीमत नहीं रह जाती, वो एक रेंज के अंदर रहती है। इन सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व वर्ग अंतराल के मध्य बिंदुओं द्वारा होता है, जहां पर वे स्थित होते हैं। प्रत्यक्ष विधि में वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य की गणना करते समय प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदुओं से संबंधित आवृत्ति f को गुणा किया जाता है। fx, x क्या है मध्य बिंदु हो गया, और f के सभी मानों को जोड़कर प्राप्त कर लेते हैं तो सिग्मा fx हो जाता है। और n पदों की संख्या n से भाग देते, तो पदों की संख्या n के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। सिग्मा n हम यहां पर निकालते, सिग्मा f हम यहां पर निकालते हैं। तो यहां पर हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो यहां पर हमें इस निम्नलिखित फॉर्मूले के माध्यम से हम ये वैल्यू यहां पर ज्ञात कर पाएंगे। क्या प्रत्यक्ष विधि के अंदर क्या बात कर रहे हैं, सिग्मा fx अपॉन n की बात यहां पर हो रही है। प्रत्यक्ष विधि में क्या बात हो रही है, यहां पर प्रत्यक्ष विधि के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर बात की जा रही है, अगर हम प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष विधि में आप क्या बात कर रहे हैं, यहां पर x बार बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा fx अपॉन n। ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि के लिए यहां पर फॉर्मूला आपका हो गया। ये वाली बात हमने कर ली कि सिग्मा fx अपॉन n। f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, x क्या है, वर्ग के अंतराल का जो मध्य बिंदु है वो है, उसका गुणा हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी उसको जोड़ देंगे, डिवाइड बाय n। n को आप सिग्मा f भी कह सकते हैं। यहां पर अगर आप चाहें तो एक चीज और लिख सकते हैं, n इक्वल टू क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू आप सिग्मा f भी यहां पर ऐसा बता सकते हैं कि ये वाली चीज भी यहां पर आ सकती है। क्लियर। अब हमने क्या किया, हमने एक डेटा ले लिया, आंकड़े 2.2 तालिका 2.2 में ये आंकड़े दे दिए गए। मजदूरी दी गई है आपको 50 से 70 के बीच में 10, 70 से 90 के बीच में 20, 90 से 110 के बीच में 25, 110 से 130 के बीच में 35, 130 से 150 के बीच में 9, ऐसी आपको कुछ वैल्यू दे दी गई है। तो इसको हमने क्या किया, तालिका में छांट लिया। अगर आप देख पाए यहां पर हमने क्या किया, एक वर्ग बना दिया। मतलब कैसे, 50 से 70 का वर्ग, 70 से 90 का, 90 से 110 का, 110 से 130 का, 130 से 150 का। मतलब आप यहां पर पा रहे होंगे कि हमने यहां पर जो वर्ग बनाए हैं वो 20-20 के अंतराल पर है। आवृत्ति क्या आ रही है, 50 से 70 के बीच में 10 लोग हैं, 70 से 90 में 20 लोग हैं, 90 से 110 में 25 लोग हैं, 110 से 130 में 35 लोग हैं और 130 से 150 में 9 लोग हैं। मध्य बिंदु हम क्या निकालेंगे, तो इसका मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, 50 और 70 के बीच में 60, 70 और 90 के बीच में 80, 90 और 110 के बीच में 100, 110 130 के बीच में 120 और 130 150 के बीच में 140। अब हमें निकालना है अगला, मतलब इन दोनों का गुणा कर देना। fx 10 गुणे 60 600, 20 गुणे 80 1600, 25 गुणे 100 2500, 35 गुणे 120 4200 और 9 गुणे 140 1260। इसको हमें जोड़ देना है क्योंकि आपको पता है कि हमें सिग्मा fx की ही जरूरत है। सिग्मा fx आ गया 10,160 और ये जो सिग्मा f यहां पर जो आंकड़े दिए गए ये आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब अगर आप इनको काउंट करेंगे, हर एक डेटा दिया गया तो इसको हमने क्लासिफाई कर लिया, इसलिए हम इन सबको जोड़ देंगे तो सिग्मा f ही क्या हो जाएगा, आपका n हो जाएगा। इसी को आप n कह देंगे, यही n कहला जाएगा। और x बार निकालने का फॉर्मूला क्या है, x बार निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। इसमें आप देख पा रहे हैं सिग्मा f आपका 99 आ गया और x बार निकालने का फॉर्मूला आपको क्या दिया गया है, सिग्मा fx अपॉन n। ये आपको फॉर्मूला दिया गया है सिग्मा fx अपॉन n। तो आपने क्या रख दिया, क्या आया था आपका, एक
10,160 और n कितने हैं, n को ही आप सिग्मा f कह रहे हैं 99, तो वैल्यू कितनी आ गई 102.6। ये वैल्यू आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अब बात करेंगे अप्रत्यक्ष विधि में, इस पर भी आपको विचलन यहां पर पता करना होगा, आपको यहां पर कुछ विचलन की जानकारी चाहिए होगी। यहां पर भी हमने विचलन की जानकारी ली थी और यहां पर भी हम विचलन की जानकारी लेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम अप्रत्यक्ष विधि की चर्चा करते हैं, अगर हम यहां के अप्रत्यक्ष विधि की चर्चा करते हैं तो x बार बराबर a प्लस माइनस सिग्मा d अपॉन n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, यहां पर इसके अप्रत्यक्ष विधि के लिए वैल्यू हो जाएगी। क्लियर बात, ये बातें क्लियर है, समझ में आ रही है कौन कौन सी क्या हो गई। तो ये x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n आपको ये अप्रत्यक्ष विधि के लिए मिल जाएगा। कैसे, d का मतलब क्या है, विचलन से। तो वर्गीकृत आंकड़ों के अप्रत्यक्ष विधि द्वारा निम्न सूत्र के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, माध्य निकाल सकते हैं। सूत्र आपको दिया गया है कि ये दिया गया है x बार इक्वल टू a प्लस माइनस सिग्मा एफ डी है ना, सिग्मा एफ डी, यहां पर एफ डी की बात कर रहे हैं हम, यहां पर सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी की बात अपन वहां पर कर रहे हैं। इस कारण से क्या है यहां पर कि ये निकाल लेंगे, सिग्मा एफ डी यहां पर आ जाएगा। क्लियर, ये फॉर्मूला हो गया। अब जो वैल्यू हमको दी गई है, जो तालिका हम देख रहे थे वहां पर, तो वहां आप देख पाए कि तालिका में 90 से 110 कल्पित माध्य वाला वर्ग हमने मान लिया। मतलब क्या है, 90 से 110 को हमने क्या मान लिया, एक जो a मानना है, एक जो वर्ग हमें मानना है a, तो वो हमने क्या मान लिया, कल्पित मान लिया। यहां पर प्लस माइनस आया इसलिए वहां से हमने उठा लिया। तो एफ आपकी आवृत्ति हो गई, डी क्या हो गया, कल्पित माध्य वाले वर्ग, ए से विचलन, विचलन मतलब डी मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट विचलन आपको दिख रहा है, एन कुल पदों की संख्या और आई वर्ग अंतराल हो गया, आई आपका वर्ग अंतराल हो जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर अगर हम तालिका की बात करें, तालिका की बात करते हैं, तालिका पर आ जाते हैं। यहां पर आप देखें हमने क्या कहा था कि विचलन किसको माना है, 90 से 110 वाले वर्ग को हमने क्या माना, कल्पित मान। तो उसका मध्य बिंदु कितना जाएगा, 100, उसका मध्य बिंदु कितना जाएगा 100। इस 100 को पकड़ा, अब यहां पर d निकालना है, d को आप क्या कहते हैं, विचलन। तो x मतलब क्या हो गई, x मतलब ये वैल्यू आपको दी गई मध्य पॉइंट की, इसको 100 से घटाते चलना है, इसको 100 से घटाते चलना है। तो यहां पर 100 से घटाएंगे तो कितना, -40, फिर 80 आ गया तो -20, फिर 100 - 100 हो गया तो 0, फिर 120 में से 100 घट गया तो 20, फिर 140 में 100 घट गया तो 40, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। मतलब इस एफ का इस डी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा, इस एफ का डी के साथ इनटू करना पड़ेगा, मतलब गुणा करना पड़ेगा। आपने गुणा कर दिया कि 10 × 40 -400, 20 × -20 -400, 25 का 0 में 0, 35 का 20 में 700 और 9 का 40 में 360। तो ये आपको यहां पर क्या आ गई, इनकी वैल्यू आ गई। अब इन सबका आपने क्या निकाल लिया, इन सबका आपने जोड़ निकाला, इसको आप कहते हैं सिग्मा एफ डी। कितना आया, 260 आया। और ये जो पदों की संख्या है जिसको आप सिग्मा एफ या एन के नाम से जानते हैं, कितनी आई, 99 आई। क्लियर बात, ये आपकी 99 यहां पर आ जाती है, ये 99 आपको यहां पर पता चल जाती है। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है ना, 260 याद रखना, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। तो हमारा फॉर्मूला यहां पर ये कह रहा है कि अगर आप देखें a प्लस माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए क्या था, जो हमने माना था, माध्य आया था कल्पित मान, तो एक ग्रुप माना था हमने, कौन सा, 90 से 110, तो उसका 100 आ गया था। सिग्मा एफ डी आया था 260 और 99, इसको डिवाइड किया तो ये 2.6 आया, इसकी वैल्यू, इसमें 100 को जोड़ दिया, 102.6। यही मान तो पहले भी आया था, यही मान तो पहले भी आया था। तो ये क्या हो गई, हमने क्या निकाल लिया, माध्य। अप्रत्यक्ष विधि से भी यहां पर हमने माध्य की गणना कर ली। मतलब क्या हो गया, प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि समान असमान दोनों वर्ग के अंतरालों वाले वितरणों के लिए प्रभावी है। अप्रत्यक्ष से आप समान असमान किसी भी प्रकार के वर्ग अंतराल में माध्य निकाल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं माध्यिका के बारे में, है ना, हम बात करने वाले हैं माध्यिका के बारे में, मीडियन जिसको कहा जाता है। माध्यिका उस कोटि का मान होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में विभाजित कर देता है। मतलब अगर हम यहां पर बात करें, ये तो हमारी क्या हो गई, माध्य की पूरी चर्चा हो गई, याद रहेगी कि नहीं, अभी हम इसको धीरे धीरे और देख लेंगे। अब यहां पर हम चर्चा किसकी करने वाले हैं, यहां पर चर्चा होने वाली है अब आपकी माध्यिका के बारे में। किसकी, माध्यिका का मतलब क्या है कि बिल्कुल बीच का कोई डेटा आपको उठा लाना, बिल्कुल बीच की बात क्या करेंगे, बिल्कुल बीच की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उदाहरण के लिए 1, 2, 4, 8, 15, 25, 35, ये आपको वैल्यू दी गई है, तो इनमें से अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो आप क्या करेंगे, जो बीच का पद, अगर हम इनकी रैंकिंग करेंगे तो ये पहला पद हो गया,
ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये पांचवा पद हो गया, ये छठवां पद हो गया और ये सातवां पद हो गया। तो माध्यिका निकालिए तो बिल्कुल बीच का जो पद है, मतलब 5वें नंबर वाले पद पर जो वैल्यू आएगी, 5वें नंबर वाले पद पर जो वैल्यू आ रही है वही क्या हो जाएगी इनकी, सॉरी 5वां कह दिया, चौथे नंबर कितना 1 2 3, हाँ चौथे नंबर वाले पर जो वैल्यू आ रही है ना, चौथे नंबर वाले पर जो वैल्यू आ रही है ये है ना, चौथे नंबर वाले पर जो वैल्यू आ रही है ये क्या हो जाएगा आपका, ये माध्यिका हो जाएगी। बिल्कुल बीच का अगर आप निकालें तो ये माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका आपको समझ में आ रही है कि बिल्कुल बीच की बात यहां पर कह रहे हैं, मतलब हम क्या कह सकते हैं, n, ये n नंबर ऑफ पद है +1 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या निकल जाएगी आपकी, यहां से माध्यिका निकल सकती है। ऐसी बात यहां पर की जा रही है, ऐसी बात यहां पर बताई जा रही है। ये बात क्लियर है क्या सभी को कि माध्यिका क्या हो गई, तो ये बात क्लियर है। चलिए तो अब अपन ने देख लिया कि माध्यिका क्या है, तो व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में बांट देना या बराबर भाग में बांट देना, उनके लिए जो वास्तविक मूल होता है उसको आप माध्यिका कहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आंकड़ों को क्या कर दें, इसके लिए जरूरी है कि आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में आप अरेंज कर लें, है ना, आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में आप व्यवस्थित कर लें, तभी आप आसानी से माध्य की गणना कर पाएंगे। सम संख्या होने पर दो मध्यस्थ कोटि मानों का औसत माध्यिका होता है। सम संख्या मतलब क्या है, मान लीजिए कि यहां पर अगर हम मान लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 और 12, तो ये पद कितने हो गए, अगर हम इन पदों की गणना करते हैं तो ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये पांचवा पद हो गया और ये छठवां पद हो गया। तो अब आपको करना क्या होगा कि बीच के दो पद आप उठाएंगे। बीच के दो पद मतलब आप कौन से पद उठा रहे हैं, ये दो पद आप उठा रहे हैं, मतलब 3 और 4, मतलब 6 और 8 को जोड़ देंगे, 6 + 8 कर देंगे और इनका औसत क्या जाएगा 8 6 14 डिवाइड बाय 2, तो मतलब इसका माध्यिका क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका 7 निकल आएगी। ऐसा कहने की कोशिश इसके द्वारा की जा रही है कि अगर सम संख्या है तो ऐसा और विषम संख्या है तो n + 1 डिवाइड बाय 2, जो भी नंबर आएगा तो वो वाला पद क्या हो जाएगा, वो वाला पद आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका उसको कह दिया जाएगा। क्लियर बात। चलिए माध्यिका को क्या कह सकते हैं, स्थितिक औसत भी कह सकते हैं। माध्यिका क्या है, इसको स्थितिक औसत भी कहा जाता है। इसे वितरण में ऐसे बिंदु जिसके दोनों ओर बराबर संख्याओं में पदीय मान हो के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसका प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक m बताया गया है, यहां पर भी हम m लिख लेते हैं। क्या है इसका प्रतीक, हमको m बताया गया है। इसके साथ ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर बात। चले आगे देखो, अब बात करेंगे यहां पर माध्यिका अब हमें क्या देखनी है, वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका हमें निकालनी है। अब हम बात कर रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कैसे करेंगे, यहां पर एक एक करके करते चलेंगे। सबसे पहले हम यहां पर भी लिखते चलते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना। यहां पर क्या करेंगे, दो सबसे पहले लिख लेते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो ये इसके लिए एक मेथड यहां पर हम यूज करेंगे। दूसरा करेंगे यहां पर वर्गीकृत के लिए। दूसरे यूज करेंगे हम यहां पर वर्गीकृत के लिए। चलिए, आंकड़े वर्गीकृत होने पर उन्हें बढ़ते या घटते क्रम में आपको क्या कर लेना, जमा लेना। सबसे पहली चीज है कि आंकड़ों को, जो भी डेटा आपको दिया गया है, बढ़ते या घटते क्रम में आपको जमाना है। ये आपकी यहां पर नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है, बढ़ते या घटते क्रम में जमा लेंगे। इस व्यवस्थित श्रेणी में मध्यवर्ती पद के मान की स्थिति ज्ञात करके आप माध्यिका पता कर सकते हैं। मतलब आपने पूरा जमा लिया तो आप क्या करें, मध्यवर्ती पद का मान आप पता कर लें। अगर आपसे मध्यवर्ती पद के मान की स्थिति पता चल जाती है तो आपने क्या निकाल ली, यहां पर आपके द्वारा माध्यिका ज्ञात कर ली गई है। बढ़ते घटते क्रम में व्यवस्थित श्रेणी के किसी भी सिरे से मध्यवर्ती मान की स्थिति निर्धारित कर सकते हैं, किसी भी सिरे से आप निकाल सकते हैं। माध्यिका की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का आप उपयोग कर सकते हैं। मतलब अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या कर सकते हैं यहां पर, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका m आ जाएगा। एक फॉर्मूला यहां पर n ने ये बता दिया, ये आपका m आ जाएगा। ये माध्यिका हो गई कौन सी, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अब आप देख रहे हो यहां पर हम एक एक करके यहां पर चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण ले लिया, ये डेटा आपको दे दिया गया है चोटियों का, तो इनको क्या करना है, आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो गणना कैसे करेंगे, अब बढ़ते या घटते क्रम में जमा लें, फिर सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए n + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए
एन, इसको सबसे पहले बढ़ते या घटते क्रम में आप जमा लें। हमने बढ़ते क्रम में जमा लिया, सबसे पहले आ गया ये। अगर मैं यहां पर एक एक करके नंबर देते चलूं, यहां पर ये हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया, ये हमारा तीसरा पद हो गया, ये हमारा चौथा पद हो गया, ये हमारा पांचवा पद हो गया, ये छठवां हो गया, ये सातवां हो गया। सबको हमने देखो आप 7817, 8076, 8126 बढ़ते क्रम में जमा लिया। तो हमें फॉर्मूला क्या कह रहा है, n+1। n मतलब नंबर ऑफ पद कितने हैं, तो कितने हैं नंबर ऑफ पद, 7 हैं। 7 धन 1 डिवाइड बाय 2, 7 धन 1 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब चौथे पद का जो मान होगा, चौथे पद का जो मान होगा वही क्या कहलाएगा, आपकी माध्यिका कहलाएगी। मतलब इसी के आसपास चीजें होंगी। तो आपने क्या कर लिया, m इक्वल टू क्या आ गया, यहां पर m इक्वल टू आपने लिख दिया 8172 मीटर जो है, वो जो चोटियों की ऊंचाई दी गई है उसकी माध्यिका है। ये बिल्कुल बीच में है, बाकी कुछ इससे कम है, बाकी कुछ इससे ऊपर है, ये बिल्कुल बीच में आपको मिलेगा। अब वर्गीकृत के लिए कैसे निकालेंगे, वर्गीकृत के निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है L+I/F, है ना। अपन यहां पर लिख लेते हैं क्या है वर्गीकृत के लिए, यहां पर क्या फॉर्मूला निकाला गया है, L+I/F n डिवाइड बाय c, n डिवाइड बाय 2 माइनस c। ये क्या हो जाएगा, ये अवर्गीकृत के लिए फॉर्मूला आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये वाला फॉर्मूला m जो हम निकाला है। तो m का मतलब क्या हो गया वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, l का मतलब क्या हो गया निम्न सीमा की बात करें, i का मतलब अंतराल के बारे में, f का मतलब माध्यिका वर्ग की आवृत्ति के बारे में, n का मतलब आवृत्ति का कुल योग अथवा प्रक्षेपणों की संख्या के बारे में, और c माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति के बारे में बात की जा रही है, संचयी आवृत्ति है ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे, ये आपको उदाहरण दे दिया गया है कि आपको एक वर्ग दे दिया गया 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, और उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी दी गई 3, 7, 11, 16, 8, 5। तो इसको क्या करना है, टेबल में जमा दिया। टेबल में जमाया तो इसकी आवृत्ति दी गई है 3, 7, 11, 16, 8 और 5, ये आवृत्ति आपको दी गई है। तो संचयी आवृत्ति क्या होती है, संचयी आवृत्ति का मतलब होता है कि पिछली वाली ये जो आवृत्ति दी गई है इसमें पिछली वाले की आवृत्ति जोड़ देंगे। तो पहले 3 लिख दी और अगली आवृत्ति जोड़कर लिखेंगे 10 लिख दी, उसमें अगली आवृत्ति 11 जोड़कर लिख दी 21 लिख दी, उसमें अगली आवृत्ति 16 जोड़कर 37 लिख दी, अगली आवृत्ति 8 जोड़कर 45 लिख दी और 5 जोड़कर 50 लिख दी। ये हो जाती है संचयी आवृत्ति। इसको क्या कहते हैं, संचयी आवृत्ति कहलाती है। यहां पर आवृत्ति का हमें नंबर ऑफ n निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सिग्मा f जो होता है उसको हम नंबर ऑफ n कहते हैं। 3, 7, 10, 10 और 11 21, 21 और 16 कितना हो जाता है, 21, 10, 31, 6, 37, 37 और 5 32 और 8 40, 50 है ना। तो ये 50 आपको वैल्यू यहां पर मिल जाएगी, 42 और 8 50 हो जाता है, तो 50 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो सिग्मा f 50 हो गया। संचयी आवृत्ति आपको यहां पर मिल गई कितनी, 50 तक आप देख लेते हैं, क्लियर। अब क्या है, आपको यहां पर 50 आ गई तो आपको क्या निकालना है, m निकालना है। तो m निकालने का तरीका n डिवाइडेड बाय 2, n डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 50 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ गया, 25 आपको देखने को मिल जाता है। तो 25 कहां है, यहां पर 25 कहीं आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो आपने क्या कर लिया, माध्यिका वर्ग पकड़ लिया कि बीच का बीच कुछ हो जाएगा, आपकी 25 कहां जाएगा, बीच में कहीं आप पकड़ लेंगे इसको। देखिए तालिका 2.4 में आवृत्तियों की सारणी बना ली हमने, स्तंभ 3 में दिए गई अगली सारणी जोड़कर संचयी सारणी बना ली, 25 आ गया। इसकी गणना तालिका 2.4 में चौथे स्तंभ में कर ली कि 25 कैसे आया। n डिवाइडेड बाय 2 के मान से अधिक मान प्राप्त होने तक संचयी आवृत्ति के वितरण f में ऊपर से नीचे की ओर गणना कीजिए। इसमें n डिवाइडेड बाय 2 25 जो कि 40 से 44 वाले ग्रुप में आपको मिलेगा, 40 से 44 वाले ग्रुप में आपको मिलेगा 25। तो 40 से 44 वाला ग्रुप तो है ही नहीं, अतः इसे क्या कह सकते हैं, माध्यिका वर्ग कह सकते हैं। इस वर्ग की संचयी आवृत्ति 40 से 44 वाले की संचयी आवृत्ति क्या है, 37 है ना। संचयी आवृत्ति क्या है 40 से 44 वाले, ये 37 आ गई, मतलब उसकी क्या है, ये अपन ने संचयी आवृत्ति लिख ली। संचयी आवृत्ति कितनी आ गई, 37 अपन ने लिख दी। तो उसकी जो साधारण आवृत्ति है वो कितनी हो गई, 16 हो जाती है। साधारण आवृत्ति कितनी हो जाती है, 16 हो जाती है। माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति कितनी हो गई, 21 हो जाती है, वो 21 हो जाती है। तो फिर अपन ने फॉर्मूले में डाल दिया, m इक्वल टू L+I/F m-c। m-c क्यों कह रहे हैं, क्योंकि m तो अपन ने यहां पर निकाल ही लिया ना, m-c की बात यहां पर कर रहे हैं, m अपन ने निकाल लिया यहां पर, तो m-c कर देंगे। 80 प्लस 10 डिवाइड बाय 16, 25 माइनस 21 और पूरा कैलकुलेशन करके कितना आ गया, 82.5 आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। किसी बिंदु या मान की अधिकतम पुनरावृत्ति अथवा आवृत्ति बहुलक होती है ना। अब हम बहुलक के बारे में बात करेंगे, मोड के बारे में बात करेंगे, है ना। अब हमारी किसके ऊपर बात होने वाली है, बहुलक या हम मोड के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं।
बहुलक मतलब रिपीटेशन, ज्यादा पुनरावृत्तियां जिस चीज की होंगी उसको आप क्या कहते हैं, बहुलक कह देते हैं। आपने देखा होगा कि इनमें प्रत्येक भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़ों के समूह के लिए उपयुक्त एकल प्रतिनिधि संख्या निर्धारित करने की अलग विधि हमने देखी। किसी श्रेणी में जिस मान की सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है वही बहुलक कहलाता है। इसको Z या M0 के द्वारा दिखाते हैं। लिख देते हैं यहां पर क्या कि Z या M0 के द्वारा इसको दिखाते हैं। ये हमारा बताने का तरीका हो गया। माध्य तथा माध्यिका की तुलना में बहुलक का उपयोग जो है वो प्रचलन में कम है। किसी श्रेणी में एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं। किसी भी श्रेणी में एक से ज्यादा बहुलक आप देख सकते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक की गणना कैसे करेंगे, तो आंकड़ों को आपको घटते या बढ़ते क्रम में जमा लेना है। आपने जैसे हमने इसके पहले वाले में जमाया, इससे सर्वाधिक पुनरावृत्ति वाले मान की पहचान करने में आपको क्या होगा, आसानी हो जाएगी। जैसे आपको देखा ये आंकड़े दिए गए हैं आपको 61, 10, 88, 37, 61, तो आपने क्या बहुलक ज्ञात करना, तो जमा लिया 10, 22, 37, 46, 56, 61, 61, 61, 72 और 88। अब इसका रिपीटेशन 61 का ज्यादा है तो 61 ही क्या हो जाएगा, 61 3 बार आया है, एक से ज्यादा बार आया है तो ये क्या हो जाएगा, इस श्रेणी का एक बहुलक हो जाएगा, जो कि एक बहुलक है ना। इस श्रेणी में सिर्फ एक बहुलक यहां पर बताया गया है। अब माध्य, माध्यिका और बहुलक की तुलना कैसे करते हैं, इनकी तुलना आप किस आधार पर कर सकते हैं, सामान्य वितरण वक्र के आधार पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सामान्य वितरण वक्र के आधार की या उसकी सहायता से आप इन तीनों की तुलना कर सकते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जो भी हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की ये तीनों मेथड हैं, माध्य, माध्यिका और वितरण, तो इसके लिए हम एक वक्र का उपयोग कर लेंगे। सामान्यतः ये वक्र घंटाकार होता है, घंटा के आकार का आपको देखने को मिलेगा। जो रेखा चित्र हम बनाएंगे वो कैसा होता है, घंटाकार वक्र होता है, जिसके माध्यम से हम इसका अध्ययन कर पाते हैं, तुलना कर पाते हैं। बौद्धिकता, व्यक्तित्व, समंक और विद्यार्थियों की उपलब्धि के समंक जैसी अनेक मानवीय विशेषताओं का सामान्य वितरण होता है ये घंटाकार स्थिति। देखिए ये क्या है, यहां पर ये माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों एक ही जगह है, इस प्रकार की स्थिति यहां पर बनेगी। सामान्य वक्र की आकृति घंटाकार वक्र जैसी होती है क्योंकि वक्र सममित होते हैं, मतलब तीनों के मान एक जैसे होते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों के मान एक जैसे होते हैं। दूसरे शब्दों में अधिकांश प्रेक्षण श्रेणी के मध्य मान पर अथवा उसके आसपास एकत्रित होते हैं। दूरस्थ मानों की ओर जैसे जैसे जाते हैं पर्यवेक्षित प्रेक्षणों की संख्या सम्मित रूप से घटती जाती है। तो इसका उदाहरण आप ये देख सकते हैं, ये आपको दिया गया है यहाँ पर माध्य, माध्यिका और बहुलक की संख्या 100 यहाँ पर बताई गई है। 100 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अधिकतम आवृत्ति का मान वितरण के मध्य में होता है। इस बिंदु से आधी इकाइयां ऊपर और आधी इकाइयां नीचे होती हैं। अधिकतम मान आपको बिंदु पर मिलेगा, जो यहां पर हमने 100 देखा हुआ था। अधिकतर इकाइयां वितरण के मध्य में अथवा माध्य के निकट आपको देखने को मिलेंगी। अति उच्च और अति निम्न मूल्यों पर बारंबारता अधिक नहीं होता और ये ऐसे आपको बिरले ही देखने को मिलेंगे, या बहुत कम आप इनको देख पाएंगे, बहुत कम आप इनको पा पाएंगे। आंकड़ों, यदि किसी आंकड़े किसी प्रकार विषम अथवा विकृत हो तो माध्य, माध्यिका और बहुलक संपाती नहीं होंगे, इस प्रकार से होंगे। विषम आंकड़ों का प्रभाव विचार करने की आवश्यकता आप ये देख सकते हैं यहां पर। अगर धनात्मक विषमता है तो बहुलक का मान ज्यादा होगा, फिर उसके बाद माध्यिका मिलेगी, उससे कम होगा, और माध्य का मान उससे कम होगा। इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, बहुलक पहले, माध्यिका बाद में और माध्य उसके बाद में। अगर ऋणात्मक विषमता मिलती है तो माध्य पहले, फिर माध्यिका और फिर बहुलक। इसमें माध्य का मान कम, माध्यिका का मान ज्यादा और बहुलक का मान ज्यादा। यहां पर भी बहुलक का मान ज्यादा था और माध्य का मान कम था, यहां पर भी बहुलक का मान ज्यादा है और माध्य का मान कम है, लेकिन बस उल्टा बनेगा। वहां पर बहुलक, माध्यिका और माध्य बन रहे थे, यहां पर माध्य, माध्यिका और बहुलक बन रहे हैं। तो ये तीनों के अंदर संबंध या उनकी अंतर या उनकी तुलना के बारे में बात यहां पर की गई थी। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं प्रकीर्ण के माप के बारे में ना, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के बारे में बात करेंगे। अभी हमने क्या बात कर ली, तो अभी हमारी जो जितनी भी बातें हुई हैं अगर आप देखेंगे तो अभी सारी हमने केंद्रीय प्रवृत्ति को लेकर बात की है। किसको लेकर? केंद्रीय प्रवृत्ति को लेकर। हमने क्या क्या देख लिया? हमने माध्य के बारे में बात कर ली है, हमने माध्यिका के बारे में बात कर ली है, और हमने बहुलक के बारे में बात कर ली है, और इनके बीच में हमने तुलनाएं भी देख ली हैं। तीनों कैसी हैं? तीनों की जो प्रवृत्ति है वो केंद्रीय प्रवृत्ति टाइप की है। कैसी है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत ये आते हैं। तीनों को निकालने के फॉर्मूले देख लिए, वर्गीकृत, अवर्गीकृत के अंदर भी देख लिया, माध्य, माध्यिका और बहुलक को हमने समझ लिया। क्या केवल केंद्र में कोई चीज रहेगी या किसी एक डेटा का मान जो केंद्र में है ना, अगर कोई एक वैल्यू जो केवल केंद्र में है, क्या वो सभी आप जो कीमतें आपको दी गई हैं, सभी वैल्यूज आपको दी गई हैं, सभी डाटा आपको जो दिया गया है उसका बेहतर प्रतिनिधित्व करता है, बेहतर रिप्रेजेंटेशन करता है या नहीं?
संभव नहीं है ऐसा हर बार कि भाई जो आपने वैल्यू दे दी है 20 से, मान लीजिए कि जैसे आपने देखा था कि आपने ग्राफ पढ़ा होगा, कुछ इस तरफ का ग्राफ था, मतलब जो वैल्यू इसके आसपास आ रही है उनका कहने का मतलब है कि किसी चीज की कीमत यहां है और किसी चीज की कीमत यहां है, तो यही वाली कीमत जो है, यही वाली वैल्यू जो टॉप पर आ रही है वो इसका बेटर रिप्रेजेंटेशन करती है। ऐसा तो नहीं है, और हर बार हर एक डेटा को आप ले नहीं सकते, क्योंकि आपने सोचा कि डेटा ऐसा होगा, लेकिन डेटा में वेरिएशन हो सकता है, उसमें बदलाव हो सकते हैं, उसके प्रकार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो फिर कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करें? इसके लिए फिर हमें अलग अलग तरीके से कुछ मेजरमेंट करने पड़े, इसलिए हम बात कर रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन की। केंद्रीय प्रवृत्ति माप ही वितरण का समुचित रूप वर्णन नहीं करते हैं, मतलब केवल आप केंद्रीय प्रवृत्ति माध्य, माध्यिका और बहुलक के माध्यम से जो बात करते हैं वो पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि वे केवल वितरण का केंद्र ही चिन्हित करते हैं। वे क्या करते हैं? केवल वितरण का केंद्र ही चिन्हित करते हैं। आपने देखा कि उन्हें जो भी वितरण यहां पर बताया गया तो उन्हें सिर्फ केंद्र को बता दिया कि ये केंद्र जो है उसको इन्हें बता दिया, बाकी उससे ये ज्ञात आप नहीं कर सकते कि अलग अलग मूल्य यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर है ना, कि अलग अलग मूल्य तथा माप केंद्र के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार प्रकीर्णित होते हैं, ये यहां पर नहीं बताया जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की इन सीमाओं को समझने के लिए, है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की इन सीमाओं को समझने के लिए हम तालिका 2.5 और 2.6 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करेंगे। देखिए, अगर आप बात करें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, तो ये क्या है? ये जो x बार लिखते हैं ये क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। माध्य आ गया 50 और दो अलग अलग डाटा आपको दिए गए हैं। अगर हम यहाँ कुछ व्यक्तियों के प्राप्तांक की बात करें x1, x2, x3, x4, x5 में, तो आप यहां देखिए 52, 55, 50, 48, 45। यहां पर जो माध्यिका आई है या माध्य आया है, यहां पर जो माध्य आया है 50, वो बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि उसके आसपास ही चीजें हैं। लेकिन जब दूसरी तालिका की बात करते हैं तो किसी के 28 है, किसी के 0 है, कोई 98 पर है, कोई 55 पर है, कोई 69 पर है। इसके भी जब आप माध्य निकालते हैं, इसका माध्य निकालते हैं, है ना, तो कितना आता है? वो भी 50 आता है। तो यहां पर जो 50 है वो मान लो आपने 50 यहां पर लिख लिया, तो आप देखें 50 से 0 पास में क्या? नहीं। 28 पास में क्या? 98 पास में क्या? नहीं। तो ये बेहतर रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है, इसी कारण से इसको सब जगह हम उपयुक्त नहीं मानते हैं, इसी कारण से प्रकीर्ण के माप की यहां पर चर्चा की जा रही है। स्पष्ट है कि आंकड़ों के दोनों समूह से प्राप्त किया गया माध्य मतलब कितना है? 50 है। लेकिन हमने दोनों को देखा कि अगर हम तालिका 2.5 में देखते हैं, अगर हम इस वाली तालिका में बात करते हैं तो उच्चतम 55 है और निम्नतम 45 है, इनके बीच का मान एक हमको 50 मिल गया। लेकिन यही बात जब आप यहां पर करते हैं 2.6 तालिका, दूसरी तालिका में बात करते हैं, तो उच्चतम आपको 98 मिलेगा और न्यूनतम आपको 0 मिलेगा। तो अब इनके बीच का जो मान आया है जिसको आप 50 कह रहे हैं, वो कैसे पूरे आंकड़ों का बेहतर रिप्रेजेंटेशन करेगा? संभव नहीं है। यद्यपि दोनों वितरणों का माध्य समान है, तथापि द्वितीय वितरण जो कि अधिक अस्थिर और विषम है, अपेक्षाकृत प्रथम वितरण स्थिर और समरूप है। तो प्रथम वितरण के लिए तो ठीक हो गया माध्य, द्वितीय के लिए खतरनाक हो जाएगा। इससे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या माध्य वितरण की सभी विशेषताओं का पर्याप्त संकेतक है? ये उदाहरण ठोस प्रमाण देते हैं कि ऐसा नहीं है। अतः वितरण का श्रेष्ठतर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें केंद्रीयता की प्रवृत्ति की माप, केंद्रीयता की प्रवृत्ति के माप तथा प्रकीर्ण या विषमता की माप की भी आवश्यकता होती है। मतलब आपको अब सही चीज पता करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक तो पता हो, साथ ही साथ प्रकीर्ण की विषमता की माप भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भी आपको करना पड़ेगा, उसकी माप भी आपको लेनी पड़ेगी। प्रकीर्ण से तात्पर्य है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से इकाइयों का बिखराव से लगाया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि आपने यहां पर कोई वैल्यू निकाल ली है, ये केंद्र में आ गई है, तो ये तो केंद्र के आसपास। अब मान लो आपकी सारी वैल्यू केंद्र के आसपास हो गई, तो ठीक है कि आपने जो निकाली है वो तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो गई। लेकिन कई सारी वैल्यू ऐसी होंगी जिनका बिखराव होगा, एक मान यहां मिलेगा, एक मान यहां मिलेगा, एक मान यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो क्या ये जो यहां पर आपको वैल्यू मिल रही है, 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 इन वैल्यू का बेहतर रिप्रेजेंटेशन ये केंद्र है? नहीं है। तो आपको जो विषमताएं हैं, हो सकता है कुछ दूर पास मिल रही हो, तो इनके बिखराव का पता लगाने के लिए, इनके बिखराव का इकाइयों के बिखराव से आप इनका क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं, है ना, कि किसका? प्रकीर्ण का पता लगा सकते हैं, किस प्रकार से बिखराव आपको देखने को मिलेगा। यह माप औसत मूल्य से किसी इकाई अथवा संख्यात्मक मान की विषमता या बिखराव की प्रवृत्ति का मापन करता है। इस प्रकार प्रकीर्ण केंद्रीय मान से विभिन्न मूल्यों के बिखराव अथवा विषमता की मात्रा है। प्रकीर्णन निम्नलिखित दो आधारभूत उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इससे हमें वितरण अथवा श्रेणी के संगठन की प्रकृति का ज्ञान होता है तथा इसकी सहायता से दिए हुए वितरण की तुलना स्थिरता अथवा समरूपता के आधार पर की जाती है। कैसे? स्थिरता अथवा समरूपता के आधार पर की जाती है।
प्रकीर्ण के मापन की निम्नलिखित विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो ये आप देख सकते हैं, विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन, विचरण गुणांक और लॉरेंज वर्ग। ये कुछ फेमस विधियां हैं। इनमें से हम कुछ विधियों की बात करेंगे, 2-4 विधियों को हम देख लेंगे क्या है। इनमें से प्रत्येक विधि के अपने विशेष गुण एवं सीमाएं हैं, मतलब सबकी कुछ खासियत होती है तो कुछ कमियां भी होती हैं, ऐसा इन विधियों के साथ भी है। अतः इनमें से किसी भी विधि का उपयोग सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता होती है। आप ऐसे ही मुंह उठाकर उसका उपयोग नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कौन सी विधि का उपयोग कहां करना और कैसे करना है, तभी आप कर पाएंगे। विस्तार के साथ साथ प्रकीर्ण के सापेक्ष, विस्तार के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रकीर्ण के सापेक्ष माप के रूप में मानक विचलन तथा प्रकीर्ण के सापेक्षिक माप के रूप में विचरण गुणांक और प्रकीर्ण के सबसे अधिक प्रचलित माप है ना, तो ये हमको क्या करना है, इनको सबको हमें देखना है। जैसे आप देखें कि भाई मानक विचलन प्रकीर्ण के सापेक्ष माप के रूप में विचरण गुणांक को हमें देखना है, तो ये प्रकीर्ण के सबसे प्रचलित माप हैं, दोनों को हमें देखना पड़ेगा। और हम इन सभी मापों की गणना की विधियों की विवेचना भी करने वाले हैं। सबसे पहले विस्तार की बात करते हैं। विस्तार क्या है? विस्तार मतलब कोई चीज 0 से स्टार्ट होकर और 105 पर खत्म हो रही है, तो इसका विस्तार क्या है? 0 से 105 तक इसका विस्तार आप देख पाएंगे, ये विस्तार है। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? इसको आप क्या कहेंगे? ये आपका विस्तार कहलाता है। किसी श्रेणी में अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों का अंतर जो होता है उसको आप आर कहते हैं, वही विस्तार कहलाता है। इस प्रकार किसी श्रेणी में सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े माप की दूरी को आप क्या कहेंगे? विस्तार कहेंगे। इससे उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटाए हुए परिणाम के रूप में आप परिभाषित कर सकते हैं, उसको आप विस्तार कहेंगे। जैसे एक अवर्गीकृत आंकड़ा आपको दे दिया गया है, तो आपको क्या करना है, ये आपको दिया गया दैनिक मजदूरी को, तो इसको कैसे आप निकालेंगे? सबसे पहले आपको विस्तार की जब गणना करनी है तो आप ये वाला एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर इक्वल टू लीस्ट माइनस, मतलब आपका जो बड़ी संख्या होगी और उसमें से छोटी संख्या एल एस, आपको एल माइनस एस कर देना है। एल और एस क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि बड़ी और छोटी आपको पता करने के लिए आप इसको एक अरेंज सिस्टमेटिक तरीके से आप रख लेंगे, लाइन से लगा लेंगे। तो बड़ी में लगेगी 100 और छोटी में लगेगी 40, तो विस्तार कितना हो जाएगा? ये विस्तार आपको 100 में से 40 चलेगा, 60 मिल जाएगा। तो यहां पर देखें कि हमने उपरोक्त विवरण में से 10वें मूल्य को हटा दें तो आर का मान, इससे मान लो 10वीं कीमत है, मतलब 10वें मान की कीमत जो अगर है 100 को हटा देते हैं 60 करें तो विस्तार की कीमत आपको कितनी मिलेगी? यहां पर 20 मिलेगी, है ना। विस्तार की कीमत 20 रह जाएगी। केवल एक मूल्य को हटा देने पर आर का मान जो है वो केवल 1/3 घट जा रहा है, तो ये बहुत एप्रोप्रिएट विधि नहीं होने वाली है। इससे स्पष्ट है कि प्रकीर्ण के माप के रूप में आर की कठिनाई, आर के साथ कठिनाई है और उसका मान पूर्णतः 2 चरम मूल्यों पर आधारित होता है। किस पर? 2 चरम मूल्यों पर आपको आधारित होगा। इस प्रकार प्रकीर्ण के माप के रूप में आर का क्रियात्मक रूप ठीक वैसा ही है जैसा केंद्रीय को प्रवृत्ति की माप बहुलक का है ना। तो दोनों ही माप क्या है? अत्यधिक अस्थिर है। अब हम बात करेंगे मानक विचलन, जिसको आप एसडी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पर हम बात करने वाले हैं। प्रकीर्ण के माप के रूप में मानक विचलन सबसे अधिक प्रचलित आपको देखने को मिलेगा। इसे विचलनों के वर्ग के औसत के वर्गमूल के रूप में परिभाषित करते हैं। कैसे करते हैं? ये परिभाषा दी गई है, विचलनों के वर्ग के औसत के वर्गमूल के, विचलनों का जो भी डी आएगा, है ना, जो भी डी आएगा तो डी के विचलनों के वर्ग, तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, कि औसत तो इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। और जो भी इसका एवरेज आएगा, मान लीजिए कि डी अपॉन एन आ गया, सिग्मा डी अपॉन एन आ गया, इसका क्या निकालना पड़ेगा? आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ये मानक विचलन हो जाएगा, मतलब सिग्मा डी अपॉन एन और उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका मानक विचलन हो जाएगा। इसकी गणना हमेशा माध्य के, ये वाला फॉर्मूला याद रखना आप, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पर? सिग्मा डी और क्या आ जाएगा? एन, और इसका ये वर्गमूल निकाल दिया, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, है ना। तो इसकी गणना हमेशा माध्य के परिप्रेक्ष्य में आप करेंगे, है ना, माध्य के परिप्रेक्ष्य में कर लेंगे। मानक विचलन प्रकीर्ण का सर्वाधिक स्थिर माप है जिसका अन्य सांख्यिकी गणनाओं में उपयोग किया जाता है और इसको जी से हम बताते हैं। ज्ञात करने के लिए प्रत्येक मूल्य के विचलन x का वर्ग x² करेंगे। फिर तथ्य ध्यान देने योग्य है कि चरण के कारण विचलनों के सभी ऋणात्मक मान आप क्या करेंगे? चूंकि वर्ग कर रहे हैं तो सब धनात्मक हो जाएंगे। मानक विचलन को औसत विचलन की एक बड़ी आलोचना से बचा लेता है। ये प्रक्रिया जो है वो जो औसत विचलन है वो उसकी एक आलोचना से ये बच जाता है। मापांक x का उपयोग करते हैं, इसके पश्चात हम सभी वर्गों को जोड़ लेते हैं तो सिग्मा x² आ जाएगा। फिर क्या करते हैं? पहले हम उसको जोड़कर नहीं रखेंगे, सावधानी रखने की, विचलनों को पहले जोड़कर फिर वर्ग नहीं करेंगे, है ना। पहले जोड़कर फिर वर्ग नहीं करेंगे, वर्ग करेंगे फिर जोड़ेंगे।
मानक विचलन को वर्गमूल तथा माध्य वर्ग विचलन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आ गया, अपन ने वहां पर डी लिया था, यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन आपको मिल जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, विचलन आ जाएगा। ये विचलन आप निकाल लेंगे। गणना के पदों में वर्गमूल निकालने से पहले एक परिभाषिक शब्द आता है, इसे क्या कहते हैं, प्रसरण कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रसरण। प्रसरण का उपयोग अज्ञम सांख्यिकी गणनाओं में किया जाता है। इसका वर्गमूल ही मानक विचलन कहलाता है। इसका वर्गमूल आप निकालेंगे तो वही क्या कहलाता है, मानक विचलन कहलाता है। और मानक विचलन हमको पता चल गया क्या कहलाता है। तो मानक विचलन का वर्ग ही क्या है, प्रसरण है। मानक विचलन का जो वर्ग हम निकालेंगे वो प्रसरण कहला जाएगा, वो प्रसरण होगा। चलिए कैसे निकालेंगे मानक विचलन, ये वैल्यू आपको दी गई है, यहां पर ये वैल्यू आपको दी गई है। तो अब आपको एक डेविएशन निकालना है ना, तो कैसे निकालेंगे, यहां पर ये बताया गया कि भाई इनका विचलन आप ज्ञात करें। 0, 1, 3, 5, 7 और 9 इनका मानक विचलन आपको निकालना है। 1, 3, 7, 1, 3, 5, 7, 9 ये आपने निकाला। यहां पर क्या, ये आपका आ गया 5x और उसमें n का भाग दिया तो ये क्या हो गया, 5 आ गया। तो यहां पर जो आपका x बार की कीमत आ गई वो कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। अब ये 5 जो x बार आ गया तो यहां पर आपको क्या करना है, x माइनस x बार करना है। तो अब यहां पर जैसे ही आप इसमें से यहां पर x की कीमत 1 है, यहां पर 5 आ गया, घटाएंगे तो -4 आ गया। फिर यहां पर x की कीमत 3 है, यहां पर 5 है, तो जैसे ही घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर ये 0 हो जाएगा, 2 आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा, ये 6 है ना, 6 है, ये मिसप्रिंट है। अब इन सब का क्या कर देना है, आपको अलग अलग वर्ग निकाल लेना है। मतलब 4 का वर्ग 16 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा, 0 का 0, 2 का 4 और यहां पर 6 का कितना हो जाएगा, 5 में से 4 बचेंगे यहां पर, है ना, 4 बचेंगे, यहां पर 4 बचेंगे। तो 4 का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इनको आप सबको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इनको सबको आप जोड़ देंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 16 और 4 20 और 16 और 4 20, 20 और 20 कितने हो गए, 40 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 40 आ गया। नंबर ऑफ एन कितने हैं, तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें 40 में क्या करेंगे अपन, 40 में 5 का भाग दे देंगे और फॉर्मूले में वर्गमूल भी निकालना है। तो 8 ये आ जाएगा। अब 8 को कैसे लिखते हैं, 2, 2, 4, यही होता है ना, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 2√2 और √2 की वैल्यू आपको पता होगी, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी, 2.828 आ जाएगी। ये आपको कैसे निकालने को मिल गया, ये आपने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मानक विचलन है उसको यहाँ पर निकाल लिया। क्लियर। अब इनका सारांश क्या है कि आपने x स्तंभ रखा, कुल पदों को जोड़ दिया। ये तो सब सारांश लीजिए, कैसे हम काम करते हैं वो सारी बातें हमने यहाँ पर लिख ली, कैसे हम यहाँ पर काम कर ले रहे हैं। अब आता है यहाँ पर विचरण गुणांक, CV के बारे में बात कर रहे हैं। तो CV का निकालना है, तो विचरण गुणांक क्या है, तो मानक विचलन जो आपने निकाला है, मानक विचलन क्या है, मानक विचलन आपने निकाला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये आपका मानक विचलन आया हुआ था। इस मानक विचलन की वैल्यू में आपको भाग किसका देना है, x बार का देना है और इसमें मल्टीप्लाई किसका कर देना है, 100 का कर देना है। जो चीज आएगी उसको क्या कहेंगे, विचलन गुणांक कहा जाएगा। यदि आंकड़ों की माप अलग अलग इकाइयों में भिन्न भिन्न स्थानों या अवधियों के हों तो उनकी परस्पर तुलना करने के लिए विचलन गुणांक बहुत उपयोगी हो जाता है। विचलन गुणांक मानक विचलन के माध्यम को माध्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। इसका निर्धारण निम्नलिखित सूत्र से करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ही हम कह देते हैं मानक विचलन। तो मानक विचलन को कैसे बता देते हैं, हम रो से बता देते हैं। तो यहां पर क्या कर देंगे, ये अपॉन x बार मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपका क्या आ जाएगा, इसको आप कह देंगे CV। ये आपका क्या आ जाएगा, विचरण गुणांक आ जाएगा। ये विचरण गुणांक हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। चलिए, तो अब आपको क्या निकाल लिया, CV इक्वल टू रो अपॉन x बार और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पर आपको वैल्यू आ गई थी रो की 2.83, x बार की वैल्यू आ गई थी 5। तो यहां पर कितना आ गई कीमत आपकी, 56%। तो इस सूत्र से वर्गीकृत आंकड़ों का विचरण गुणांक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, उनको आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कोरिलेशन के बारे में। क्या कहलाता है कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब हो जाता है संबंध से, है ना। कोरिलेशन का मतलब किससे हो जाएगा, संबंध से हो जाएगा, है ना। किससे हो जाएगा, कोरिलेशन का संबंध किससे हो जाएगा, सह संबंध का संबंध किससे हो जाएगा। तो इसका संबंध आप देखेंगे, इसका मतलब होता है संबंध से। अब कैसे संबंध की बात कर रहे हैं यहां पर,
तो यहां पर संबंध की बात करेंगे हम, दो चर में संबंध यहां पर देखने की कोशिश करेंगे, दो अलग अलग चरों में यहां पर हम संबंध देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो अब आप देखेंगे अभी तक हमने जो भी सांख्यिकी गणनाएं देखी हैं, जो भी विधियां देखी हैं, उनमें हम एक चर के साथ संबंध की बात करते हैं। अब हम दो चरों के साथ संबंध की बात करेंगे। दो चरों के मध्य साहचर्य के अन्वेषण करने वाली विधियों की व्याख्या करेंगे, मतलब उनकी निर्भरता निकालने वाली विधियों की हम व्याख्या करेंगे। देखेंगे साहचर्य की अभिव्यक्ति संख्यात्मक रूप से कैसे की जा सकती है। दो या दो से अधिक चरों के बारे में चर्चा होने पर यह जिज्ञासा उठती है कि क्या एक चर में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे चर में किसी प्रकार के परिवर्तन पर पड़ता है। बहुधा हमारी रुचि दो या दो से अधिक चरों के मध्य साहचर अथवा पारस्परिक निर्भरता की प्रकृति जानने में रहती है ना। क्या होता है, पारस्परिक निर्भरता की प्रकृति जानने में रहती है। ऐसा समझा जाता है कि सहसंबंध है ना, सहसंबंध इस उद्देश्य से उपयोगी है ना, सहसंबंध जो है, कोरिलेशन जो है वो इस उद्देश्य से उपयोगी है। दो या दो से अधिक चरों के मध्य आप इसमें साहचर्य की माप, निर्भरता की माप यहां पर कर सकते हैं, कौन कितना निर्भर है। चूंकि इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि संबंधित घटक एक दूसरे से किस प्रकार विचरण करते हैं, और इसको ही हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। पारस्परिक शब्दावली है ना, पारिभाषिक शब्दावली के रूप में सहसंबंध से तात्पर्य दो चरों के मध्य अनुरूपता अथवा सहचर्य की प्रकृति एवं गहनता से है। प्रकृति या गहनता का आशय दिशा एवं मात्रा से होगा, जिसके अनुरूप दो चर परस्पर विचरण कर रहे होंगे। अगर अब दो चर हैं, मान लीजिए कि ये दो चर हैं, x और y है, ये x और y है, मतलब x पर अगर किसी चीज की वैल्यू बढ़ रही है और उसकी y पर भी वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मामला उल्टा हो गया कि एक पर वैल्यू बढ़ रही है और दूसरे पर वैल्यू घट रही है, मान लीजिए कि यहां पर वैल्यू यहां घट रही है और इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कह देंगे, ये क्या कहला जाएगा, इसको ऋणात्मक कह देंगे, नेगेटिव कहला जाएगा। तो ये धनात्मक और नकारात्मक आपको दिशाएं यहां पर देखनी पड़ेंगी। ये क्या बात कर रहे हैं, संबंध की दिशा के बारे में बात करेंगे। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ प्राप्तियों के लिए निवेश किया जाता है और इसकी तीन संभावनाएं हो जाती हैं। क्या क्या हो जाती हैं, निवेश में वृद्धि से प्राप्ति में वृद्धि, मतलब पॉजिटिव। निवेश में हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमें प्राप्ति भी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। निवेश में वृद्धि से प्राप्ति में कमी, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया लेकिन हमें मिला नहीं, हमने मात्रा बढ़ाई लेकिन दोनों में उतना परिवर्तन देखने को नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। निवेश की मात्रा में परिवर्तन की, प्राप्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन ना होना, ये न्यूट्रल रह जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल रह जाएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ये तीन कंडीशन आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। धनात्मक सहसंबंध का मतलब क्या है, धनात्मक सहसंबंध का मतलब यह है कि जब आपके दोनों चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो उसको हम धनात्मक कहते हैं ना। क्या होगा, दोनों के मध्य एक ही दिशा में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा, धनात्मक। और ऋणात्मक का मतलब क्या हो जाएगा कि जब ये क्या होगा, अपोजिट होगा। मान लीजिए कि आपने पैसे की कीमत मतलब पैसे का फ्लो बढ़ा दिया है लेकिन महंगाई घट रही है, तो क्या हो गया, नेगेटिव। लेकिन पैसे का फ्लो भी बढ़ रहा है और महंगाई भी बढ़ रही है, तो क्या है, ये धनात्मक कहला जाएगा। आपका ग्राफ कैसा बनेगा, उठता हुआ, इसमें कैसा बनेगा, गिरता हुआ। और अगर कुछ नहीं हो रहा है, न्यूट्रल है, तो उसको क्या कहते हैं, कोई सहचर विद्यमान नहीं है। चित्र 2.7 और 2.7 2.6 हम देख लेते हैं क्या है। तो ये पॉजिटिव के बारे में पूर्ण मतलब कैसा है, पूर्ण धनात्मक के बारे में, और ये पूर्ण ऋणात्मक के बारे में यहां पर बात कर रहा है। तो यहां पर x और y अक्ष बताए गए हैं, जैसा कि हमने ग्राफ में बात करी है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो आप पता करेंगे x और y, तो यहां का मतलब क्या होगा, कीमत बढ़ते चली जा रही, कीमत बढ़ते चली जा रही है। ये आप अगर यहां पर देख पा रहे हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, मतलब कीमत बढ़ रही है। इस कारण से इसको क्या कह देते हैं, पॉजिटिव कहला जाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ 20 है और यहाँ पर 0 है, इसकी घट गई 18 हो गई, यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर 16 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 14 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 12 हो गई, यहाँ पर 4 हो गई, मतलब कीमत घट रही है। मतलब कैसा हो जाएगा, ये कंप्लीट नेगेटिव हो जाएगा, पूर्ण नकारात्मक हो जाएगा, पूर्ण ऋणात्मक संबंध हो जाएगा। जब सहसंबंध की दिशा ऋणात्मक अथवा धनात्मक के विषय में संदर्भ आ चुका है तो स्वाभाविक रूप से जानने के लिए जिज्ञासा होती है कि दोनों चरों के अनुरूप अथवा सहचर की गहनता की मात्रा कितनी है। मतलब डिग्री ऑफ कोरिलेशन की हम बात करने वाले हैं कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन कितना होने वाला है। इस अनुरूपता अथवा सहचर की गहनता की मात्रा गणितीय दृष्टि से अधिकतम आपको कितनी मिलेगी, 1। और अगर हम धनात्मक में बात करें और ऋणात्मक में बात करें तो कितनी मिलेगी, -1। मतलब वैल्यू 1 से -1 के बीच में ही घूमेगी, बस इसके बीच में आपकी कीमत रहेगी, यही इसका रेंज है। तो इसी के बीच में घूमेगी। इसके लिए आप चाहें तो आप चित्र भी देख सकते हैं, ये चित्र यहां पर बताएगा कि इसके बीच में। अब यहां क्या होगा, अगर स्केल आप देखते हैं 0 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर क्या है कि विद्यमान नहीं है,
जीरो से जब हम राइट की तरफ बात करते हैं तो यहां पर पूर्ण धनात्मक की बात करते हैं, तो यहां पर कीमत कितनी आ जाती है, धन 1 आ जाती है। और जब हम जीरो से यहां की बात करते हैं तो जब कोने पर बिल्कुल पहुंचते हैं तो यहां पर वैल्यू आती है -1, मतलब पूर्ण ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन पूर्ण ऋणात्मक से जीरो के बीच में कुछ और वैल्यू मिलेंगी, ऐसे ही पूर्ण धनात्मक से जीरो के बीच में कुछ और मिलेंगे। मतलब जीरो से आप बढ़ेंगे तो अभी आप कुछ नहीं थे, लेकिन यहां पर कुछ वैल्यू आ जाएगी, कमजोर होगा लेकिन कुछ और होगी। थोड़ा और दूर हटेंगे तो आप मध्यम स्थिति में पहुंच जाएंगे दोनों जगह। थोड़ा और दूर पहुंच जाएंगे तो गहन स्थिति होगी, डेंस हो जाएगा, डिग्री आपकी बढ़ रही है यहां पर, और लास्ट पे पहुंचेंगे तो ये कंप्लीट नेगेटिव या पॉजिटिव आपको देखने को मिल जाएगा। जीरो पर सहसंबंध का अभाव होगा, और +1 +- पर +1 पर धनात्मक, +- पर ऋणात्मक होगा। अब बात करेंगे पूर्ण सहसंबंध के बारे में। तो पूर्ण सहसंबंध मतलब क्या है कि अगर आप देख पा रहे हैं तो पूर्ण सहसंबंध हमने कैसे देखे हैं, जब दोनों सिरों पर, जीरो के दोनों सिरों पर हम बात करते हैं, एक तरफ धनात्मक वैल्यू 1 जब आ जाएगी तो वो पूर्ण धनात्मक हो जाएगा, और जब ऋणात्मक आ जाएगी तो उसको क्या कह देंगे, पूर्ण ऋणात्मक कह देंगे। अगर आपने चित्र 2.6 और 7 की रचना दो चरों के मध्य विशिष्ट सहचर को दर्शाने के लिए किया गया है, अगर उसको देखा होगा तो आपने पाया होगा कि इसमें बिखराव है ना, x और y के मानों का बिखराव यहां पर दिखाया गया है। इसलिए ऐसे रेखा चित्रों को प्रकीर्ण आरेख अथवा प्रकीर्ण अंकन कहा जाता है। जब सरल रेखा प्रकीर्ण आरेख के निचले बाएं से ऊपर की ओर, मतलब कुछ ऐसे उठेगी, तो ये क्या कहलाती है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव, ये क्या कहलाती है, धनात्मक। और जब इसके जस्ट अपोजिट कुछ इस तरीके से आती है तो इसको क्या कहते हैं, इसको ऋणात्मक कहते हैं। और सभी बिंदु एक सरल रेखा में आपको देखने को मिलेंगे, सभी बिंदु एक सरल रेखा में आप इसको पाएंगे। यह रेखा प्रकीर्ण आरेख के ऊपरी बाएं से नीचे की तरफ आती है, यहां पर ऋणात्मक हो जाएगा, ये वाली हम बात कर चुके थे। सहसंबंध का अभाव कहां होगा, जीरो पर सहसंबंध का अभाव देखने को मिलेगा, मतलब वहां पर आपको ना धनात्मक ऋणात्मक कुछ नहीं होगा, न्यूट्रल की स्थिति आप वहां पर देख पाएंगे। एक्स चर में परिवर्तन था वाई चर द्वारा प्रत्युत्तर नहीं दिए जाने के कारण उत्पन्न शून्य सहबंध को प्रकीर्ण अंकन ए द्वारा दिखाया गया है। और अगर इसका हम उल्टा देखें कि किसी प्रकीर्ण अंकन बी में उल्टा बताया गया है कि भाई वाई चर में परिवर्तन और एक्स में नहीं है, मतलब दोनों में परिवर्तन होंगे तब आप धनात्मक ऋणात्मक कह पाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कि हम एक्स चर में परिवर्तन की बात करते हैं, ये ए है, तो यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या है, वैल्यू यहां पर बढ़ती चली जा रही है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो वैल्यू लगातार क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। 1 थी, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, वैल्यू लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्या वाई पर बढ़ रही है, नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सहचर जो है, या जो हम देखें कि डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, सहसंबंध क्या है, आपको यहां पर 0 मिलेगा। ऐसे ही आप यहां की बात करते हैं, इस पर जैसे हम बात करते तो ये वैल्यू यहां पर वाई एक्सेस पर बढ़ती चली जा रही, 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, 5 थी, लेकिन एक्स पर 4 की 4 है। इस कारण से इसको भी क्या कहते हैं, यहां पर क्या कहा जाता है कि शून्य है, सहसंबंध जो है वो शून्य है, अभाव है। अब इसके अलावा मतलब चूंकि हमने स्केल बना लिया था, अगर हम बात करें तो हमने कुछ ऐसा स्केल बना लिया था, यहां पर 0 था, यहां पर प्लस था, +1 था, यहां पर -1 था। इस बीच में आपको अलग अलग 2 स्टेजें और मिलेंगी, या 3 स्टेज, कमजोर, मध्यम और गहन। कमजोर, मध्यम और गहन, ये स्टेजें आपको और मिलेंगी। ये कैसे मिल रही हैं, ये स्टेजें आप पा रहे हैं कि जब 0 से आप दूर की तरफ जाते हैं तब आपको ये स्टेज मिलती है। 0 से जैसे ही सबसे पहले हटेंगे तो कमजोर, फिर थोड़ा और दूर चलेंगे तो मध्यम, थोड़ा और दूर चलेंगे तो गहन, और दूर चलेंगे तो फिर पूर्ण से संबंध आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्थिति यहां पर बात की जा रही है, इस स्थिति की बात यहां पर की गई है। इनमें अंकित बिंदुओं के बिखराव प्रकीर्ण के स्वरूप था उनको दिए गए विशिष्ट नाम, कमजोर, मध्य और गहन, ये हमने देख लिए कि उनको बताया गया है कैसे है। बिखराव जितना अधिक होगा सहसंबंध उतना ही कमजोर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं, कमजोर ऋणात्मक सहसंबंध की बात की गई है, मध्यम सहसंबंध की बात की गई है, गहन धनात्मक। मतलब जितना ज्यादा बिखराव मिलेगा आपको, ये सब आप देख पा रहे हैं कि सब एक लाइन के आसपास आ रहे हैं, एक लाइन के आसपास आपको वैल्यू मिल रही है, तो ये क्या है, ये गहन है। और जब एकदम लाइन कम स्ट्रेट हो जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, उसको पूर्ण कह देंगे। जब यहां पर आप बिखराव आप देख पाए कि कुछ इस तरीके का है तो ये क्या हो गया, मध्यम। और यहां पर बिखराव का तो आप देखो कि पता नहीं कैसे कैसे बिखराव आपको देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कमजोर कह देंगे। बिखराव अधिक तो कमजोर, बिखराव कम तो मध्यम, और कम तो गहन, और बिल्कुल बिखराव नहीं सीधी लाइन तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण सहसंबंध कहा जाएगा। सहसंबंध की गणना करने की कुछ विधियां, सहसंबंध की गणना करने की अनेक विधियां हैं, किंतु समय और स्थान की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम केवल स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध की व्याख्या करेंगे। रैंक जिसमें देते हैं, रैंक हम डिसाइड करेंगे। स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध, स्पीयरमैन ने कोटियों के आधार पर सहसंबंध की गणना करने की एक युक्ति प्रदान की थी।
प्रचलित रूप से इसे स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध के नाम से जाना जाता है, जिसका सांख्यिकी में संकेताक्षर आपको रो, ग्रीक अक्षर जिसको आप रो कहते हैं, रो आपको देखने को मिलेगा। इसकी गणना विधि आसान होने के कारण स्पीयरमैन सहसंबंध का उपयोग जो है वो अधिक प्रचलन में आ गया। गणना कैसे करेंगे? अभ्यास में एक्स वाई चर दिए गए हैं तालिका में, उनको एक दो हम क्या कर लेते हैं, ये करते हैं। ये सारी डिटेल लिखी गई है, इसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। क्या होगा, हम यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं। ये तो आपको फॉर्मूला दिया गया है कि इस फॉर्मूले, चलो ये देख लेते हैं क्या है। तो दोनों चरों की अलग अलग कोटियां आप निर्धारित कर लेंगे। एक्स चर की कोटियों को तृतीय स्तंभ में अंकित करेंगे, जिसका शीर्षक एक्स आर होगा, और आप इसी प्रकार वाई चर की कोटियों को आप वाई आर चतुर्थ स्तंभ में लिखेंगे, है ना। आंकड़ों के उच्चतम मान को कोटि, आंकड़ों में उच्चतम मान को कोटि, एक दूसरे सर्वोत्तम मान को कोटि 2, इसी प्रकार हम कोटि लिखते चले जाएंगे। जो हाईएस्ट वैल्यू होगी 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, ऐसे लिखते चले जाएंगे। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे और इनकी हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। एक्स आर तथा वाई आर के निर्धारण के पश्चात दोनों कोटियों में अंतर ज्ञात किया जाता है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों पर ध्यान हम नहीं देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। इस अंतर का अभिलेखन 5वें स्तंभ में लिखा जाता है। 5वें स्तंभ में हम इसको लिखते हैं। चूंकि अगले चरण में इन अंतरों का वर्ग निकाला जाएगा, दोनों का हम स्क्वायर निकालेंगे और फिर इसको ऋणात्मक अथवा धनात्मक का यहाँ पर कोई महत्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम उनका योग कर लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सहसंबंध को निकालने का फॉर्मूला आपके सामने ये है, रो इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको आएगा। रो क्या है? कोटि से संबंध है। सिग्मा डी स्क्वायर दोनों कोटियों के अंतर के वर्ग का योग है, और एन क्या है? एक्स माइनस एक्स और वाई युग्मों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। ये आपको वैल्यू दी गई है। ये उदाहरण दे दिया गया है, एक में प्राप्त अर्थशास्त्र के प्राप्तांक दिए गए हैं और एक में आपको भूगोल के प्राप्तांक दिए गए हैं। ये दे दिए गए हैं यहाँ पर, इसको टेबल में लिख लेते हैं। हमने टेबल में लिखा है यहाँ पर x मतलब 2, 8, 0, 20, 12, 16, 6, 18, 9, 10, ये लिख लिया। टोटल नंबर ऑफ जो आंकड़े दिए गए हैं वो आपको 10 अलग अलग लोगों के आंकड़े दिए गए हैं। y में भी हमने लिख लिया। अब आपको कोटि डिसाइड करनी है कि आप कोटि कैसे डिसाइड करेंगे। कोटि का मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पर एक रैंक डिसाइड करनी है। मतलब यहाँ पर n10 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो रैंक हाईएस्ट होगी वो 10 से ज्यादा नहीं होगी। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है ना, जो हाईएस्ट वैल्यू आएगी उसको अपन रैंक 1 देंगे। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितनी आई है, 20 आई है। तो 20 के लिए अपन ने क्या कोटि दे दी? 1 दे दी। एक्सआर में लिखेंगे ना कोटि। ऐसे ही 20 के बाद हाईएस्ट दूसरा क्या आया है? 18 आपको देखने को मिला। तो 18 को हमने रैंक क्या दे दी? आपको 2 देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से फिर तीसरा हाईएस्ट क्या होगा? मतलब इसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा 16। तो इसको ऐसे आपने क्रम कर दिया, ऐसे उसको हमने एक्सआर में लिख दिया कोटि को। ऐसे ही वाई वाले की चीजें भी हमने करना स्टार्ट कर दी। वाई वाले का क्या कर रहे हैं? वाई का हाईएस्ट कितना है? 24। तो उसको क्या कर दिया? यहाँ पर 1, क्या कर दिया? यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको 18, दूसरे नंबर पर आपको 20 मिलेगा, तो इसकी 20 लिख दी। ऐसे आप क्या करेंगे? कोटि यहाँ पर लिखते चलेंगे। कोटि वाली बात क्लियर है? चलो अब बात करते हैं कि ये डी और डी स्क्वायर क्या है। इनका अंतर हमको निकालना है एक्स आर और एक्स वाई का। चलिए ये क्या हो गया आपका? ये हो जाएगा एक्स आर माइनस वाई आर। ये अंतर आप यहां पर निकालेंगे। क्लियर ये बात यहां तक की? अब देखो, अब ये डी की वैल्यू तो हमने लिख ली, क्या है? एक्स आर माइनस वाई आर हो गई। ठीक, अब यहां पर अंतर निकाला आपने। प्लस माइनस को हमको भूल जाना है, प्लस माइनस का चक्कर नहीं है। अब घटाते गए तो इसका अंतर कितना आ गया? 1, इसका अंतर कितना आ गया? 2, इसका अंतर कितना आ गया? 1, इसका कितना आ गया? 0। ये हमने यहां पर लिख लिया। अगले कॉलम में क्या कहा गया है? फॉर्मूला में भी आपने देखा डी स्क्वायर आपको निकालना है। तो क्या करना है? इन सबका स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1 और 1 का 1। इसको आप जोड़ देंगे, डी स्क्वायर सब कुछ ऐड कर लेंगे, तो इसको क्या कह देंगे हम? सिग्मा डी स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं? सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया आपका? 8 आ जाता है। फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ये 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट बंद। बस इसको अपन ने क्या वैल्यू में डाल दिया। 1 माइनस, ये आपने देखा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 8 आ गई। ये पर 10 था, एन की वैल्यू 10 थी, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1। और ये सॉल्व करते चले गए तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? 0.95 देखने को मिल जाएगी। तो हम ऐसे यहां पर इसको निकाल लेते हैं। कोटि, जिसको हम कोटि कोरिलेशन या कोटि सहबंध या रैंक कोरिलेशन कहते हैं, इस तरीके से हम इसको यहां पर निकाल लेते हैं। जब आंकड़ों के अंतर्गत दी हुई इकाइयों की संख्या कम हो तो अन्य प्रकार के सहसंबंधों की तुलना में रो अधिक उत्तम स्थापन होता है। मतलब ये ज्यादा अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है। इकाइयों की संख्या अधिक होने पर लगभग अनुपयोगी हो जाता है, क्योंकि जब तक सभी युग्मों की कोटियों की गणना की जाती है तब तक अन्य प्रकार के सहसंबंध की गणना की जा सकती है। वहां से हम इसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोटि डिफाइन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ये हमारा कंप्लीट चैप्टर हो जाता है। हमने पूरे चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहां पर कर लिया है। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है।
आप इसको पढ़िए, इसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, है ना। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, आप देख पा रहे होंगे ये कोर्स हैं। इनके किसी भी वीडियो देखने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स के कारण अब क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, आपको किसी प्रकार का पैसा कोई खर्च नहीं करना है। कहां मिलेंगे वीडियो? ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। बुक्स एंड ई बुक्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स की हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।